आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति तथा मानव पर्यावरण संबंध, इंडियन कल्चर एंड मैन एनवायरनमेंट रिलेशन। अगर आप देखें, भारतीय संस्कृति को देखें, भारतीय दर्शन को देखें, तो प्राचीन काल से ही क्या था कि भारत के अंदर जो पर्यावरण है, पर्यावरण के प्रति एक झुकाव देखा गया है और पर्यावरण और मानव के साथ का जो संबंध है वो एक सहभागी संबंध के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण की जो कल्पना की गई वो कोई भौतिक निर्जीव वस्तु के रूप में नहीं की गई थी, उसे एक सजीव के रूप में माना गया था। और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका इंसानों के साथ एक अच्छा खासा संबंध बताया गया, उनके बीच के एक विशेष संबंध को उजागर किया गया, जिसमें पृथ्वी को आज भी देखें तो माता के रूप में माना जाता है। भारतीय संस्कृति में आकाश को पिता के रूप में देखा जाता है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसी संस्कृतियां हैं भारत के अंदर जहाँ पे वृक्षों की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा, जिसमें से कुछ प्रमुख वृक्ष जैसे पीपल के वृक्ष हो गए, बरगद के वृक्ष हो गए, इसके साथ साथ तुलसी का पौधा हो गया। तो ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती है। और इसी के साथ साथ कुछ जीव जंतु, उन जीव जंतुओं को क्या किया गया है भारतीय दर्शन के अंदर, देवताओं से, जो उनके पूजनीय देवता हैं, उनसे जोड़ा गया है। किसी जीव को किसी देवता का पक्षी या कोई जानवर है तो उसका वाहन बताया गया है। इससे क्या होता है, ऐसा करने से उसकी जो उपयोगिता है वो उजागर होती है। उस जो जानवर है, उस जानवर की उपयोगिता के बारे में पता चलता है। और जब हम देखते हैं कि जब एक पर्सन ये देखता है कि ये जो जीव है, जैसे बात करें हम गाय की, तो गाय को ये माना है कि गाय काफी पूजनीय है। वैदिक काल से पहले से ही गाय को काफी पूजनीय रूप में देखा गया है कि गाय बहुत ज्यादा पूजनीय है, गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मानव के अंदर उसकी रक्षा करने की भावना अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो हमारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ पशु है। इसी तरीके से आप देखें तो हाथी हुआ, हाथी को गणेश जी का एक रूप के रूप में देखा जाता है। इसके साथ साथ हम मोर की बात करें या शेर की बात करें तो ये सभी किसी न किसी देवी देवता से जुड़े हैं, जो हमें उनकी रक्षा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और मानव के लिए प्रकृति और पशु का जो संबंध है उसको दया तथा आदर के रूप में आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो विचार थे, ये विचार प्राचीन काल में आए और प्राचीन काल और मध्य काल की जो भारतीय संस्कृति रही उसमें ये विचार काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधों की पूजा की जा रही है, जानवरों का भी उनको एक दया की भाव से देखा जा रहा है, एक सम्मान की भाव से देखा जा रहा है, उनको अपने देवताओं के वाहन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की जो संस्कृति आई आधुनिक काल में देखें तो आधुनिक काल में लोगों ने क्या किया, जो भारतीय दर्शन था, जिस दर्शन में ये विचारधाराएं पाई जाती थी, उस तरफ जाना ही बंद कर दिया, उन विचारों को अपने चिंतन में लाना ही बंद कर दिया। ठीक है। और उनका ध्यान किस पे गया, उनका ध्यान सिर्फ अपनी उन्नति पे, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। और इस जल्दबाजी में, इस नीड को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, विश्व को एक बहुत बड़े कूड़े के ढेर में बदलते जा रहे हैं। और ये चीज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में देखी जा रही है। पूरे विश्व में प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, प्रकृति को हर तरीके से यूज किया जा रहा है, और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उससे लेते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर भारत के पर्सपेक्टिव में, इंडियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि भारतवर्ष में जो प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, जिसके कारण असंतुलन की स्थिति बन रही है, तो उसका आगे चलकर क्या प्रभाव हो सकता है और अभी क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, और उसका हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, इन चीजों को हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में इसके प्रभाव को यहाँ पर नीचे वर्णन किया गया है इनका, कि कौन कौन से प्रभाव होते हैं पर्यावरण के प्रति जब हम जागरूक नहीं होते हैं, पर्यावरण का अतिक्रमण करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें सामने निकल कर आती हैं। इसमें देखिए पहला बताया जा रहा है कि समुद्र तट तथा मानवीय गतिविधियां। अब समुद्र तट के आसपास में देखें तो जो अतिक्रमण है, मानव का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, और पर्यटन की चीजें बढ़ रही हैं, टूरिस्ट जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे समुद्री जीवों को, समुद्री जो पारिस्थितिकी है, उसको काफी ज्यादा खतरा हो रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप देखें तो जो पर्यटक जाते हैं, सैलानी जाते हैं घूमने के लिए, वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं, और वापस आते टाइम वो सब वहीं पर वेस्ट मटेरियल वहीं पर छोड़कर चले आते हैं, वहीं पर मल मूत्र विसर्जन करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे चलकर फिर वहां के इन्वायरमेंट के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि लक्षद्वीप के जो प्रवाल द्वीप है, वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ साथ कोवलक समुद्री बीच पर निर्माण कार्य, अब जैसे निर्माण कार्य, वहां पर बिल्डिंग बन रही है, वहां पर बहुत सारे मछली पालन के लिए जगह बन रहे हैं, बहुत बड़े पोर्ट बन रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं। तो इससे वहां की जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इन निर्माण कार्य में जमीन को खोद कर पानी निकाला जाता है, और खुदाई में फिर क्या होता है कि जो छोटे जीव होते हैं उनकी हत्या हो जाती है, और आसपास की जो रेत रहती है वो भी उससे प्रभावित होती है। अब इसमें बहुत से ऐसे जीव भी मर जाते हैं जिनका कार्य होता है पानी को साफ करना, और इसके साथ झींगे, घोंघे जो होते हैं, स्नेल्स होते हैं, ये इनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है उसमें। और ये हमारे इकोसिस्टम का, खासकर जो समुद्री जैव विविधता तंत्र है, उसका बहुत एक अहम पार्ट होते हैं, और उन पे लॉस होने से, उनका नुकसान होने से फिर पूरी पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाती है। इसके अलावा और आगे हम देखते हैं तो जैसे आजकल अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, खासकर समुद्र किनारे के जंगल काटे जा रहे हैं। शहरों में भी बहुत सारे जगह पे जो जंगल बचे हुए हैं उनको काट कर बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, परिवहन के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। आप देखें आजकल पहाड़ों पे भी सड़कें बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं, पहाड़ को ब्लास्ट किया जा रहा है। तो इन चीजों की वजह से भी आप यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल दिया है कि अंडमान निकोबार में देखें तो अंडमान निकोबार में अभी लगातार जंगलों का कटान चालू है, और जिसकी वजह से वहां पर खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अंडमान निकोबार की बात करें तो वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और ऐसी जगह पर जो जंगल होते हैं वो खासकर बैरियर का काम करते हैं, वो पानी को रोकते हैं। लेकिन जब उनका कटाव होगा तो वहां पर कोई रोकने वाला बचेगा ही नहीं। जैसे मैंग्रोव पेड़ जो होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारे जो
बहाव होता है पानी का उसको कम कर देता है, लेकिन कटान के कारण धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है, सुनामी आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की बात करें या गुजरात में कच्छ की बात करें, तो समुद्र तट के जो इलाके हैं उनमें यही सारी चीजें हो रही हैं, और जिसकी वजह से इसका दूरगामी परिणाम, अभी तो इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, बहुत कम असर दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उनको, जो कि हम उनके लिए एक क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके बाद आगे देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, या बहुत से ऐसी जगह जो ऊंचाई पर हैं, तो वहाँ पर मनोरंजक खेलों के लिए क्या करता है, आदमी वहाँ पर जाता है। अब वहाँ पर टूरिस्ट जब जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में तो वो हेल्प करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में हेल्प करने के साथ साथ वो प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब जाते हैं तो प्रदूषण फैलाते हैं। इसके साथ साथ जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको वो क्या करते हैं, उसका बैलेंस बिगाड़ देते हैं। जैसे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, ये सब पहाड़ों के जो पर्यावरण है उसको प्रभावित करते हैं। इवन आप देखें तो हिमालय पर्वत पर ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, और वो लापरवाही से वहाँ पर कचरा फेंकते हैं, और इस कचरे का परिणाम ये है कि वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर साउथ कोल नामक एक स्थान है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित कचरे की पेटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। या भारत में आप स्कीइंग की बात करें तो प्राकृतिक ढलानों में क्या होता है, प्राकृतिक ढलानों पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कई बार पहाड़ों को बारूद से फोड़ दिया जाता है और कृत्रिम ढलान बनाए जाते हैं, जिसपे मानव को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, तो कृत्रिम ढलान बनाकर वहाँ पर स्कीइंग के लिए एक तैयार किया जाता है प्लेटफॉर्म, तो जो कि वहाँ की जैव विविधता के लिए, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। और इसी में आगे बात करें तो गोल्फ, आजकल इंडिया में भी गोल्फ बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। अब गोल्फ के मैदान में क्या होता है, गोल्फ के मैदान बहुत बड़े होते हैं, और उसके लिए कई बार पहाड़ी स्थान को समतल बनाया जाता है। उसको उपयुक्त बनाने के लिए, उसकी रख रखाव करने के लिए बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उस जमीन के, उसके आसपास की जो जमीन होती है उनकी उर्वरक क्षमता कम होती जाती है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो जानवर हैं, जो छोटे जीव जंतु हैं, वो इन कीटनाशकों के प्रभाव से क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसके अलावा आगे हम देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि जो लगातार रिसोर्ट, होटल ये सब बनते जा रहे हैं, तो इनको बनाने के लिए भी कई बार पेड़ों को काटा जाता है, कई बार पहाड़ों को काटा जाता है। आप देखें आजकल पहाड़ों पर भी लोग रिसोर्ट बना रहे हैं या समुद्र के किनारे होटल बना रहे हैं, तो वो इसलिए बना रहे हैं कि वहाँ से प्राकृतिक छटा बहुत अच्छी दिखे, लेकिन उस प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा उस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस चीज़ पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है। वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कूड़ा कचरा, ये सब, बहुत तीव्र ध्वनि की आवाज़ें, वहाँ पर गाने सुनना, तो इससे क्या होता है, इससे जो आसपास के जंगली जानवर होते हैं वहाँ के, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये चीज़ें पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में भी अब पर्यावरण प्रदूषण अपनी एकदम चरम पे पहुंच गया है, और जिसका प्रमुख कारण आपने यहाँ पर देखा कि ये सभी प्रमुख कारण हैं। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है, इसका प्रभाव ये हो रहा है कि जो पर्यावरण की गुणवत्ता है वो समाप्त हो रही है। भारत में वन समाप्त हो रहे हैं, समुद्र तट जहरीले होते जा रहे हैं, वो वहाँ के जो जैविक जंतु हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके लिए एक जहर का काम कर रहे हैं। औद्योगिकरण से पानी प्रदूषित हो रहा है, जहरीला हो रहा है, और जो उपजाऊ जमीन है वो उपजाऊ जमीन अपनी उर्वरक क्षमता खोती जा रही है। इसीलिए यहाँ पर देखें, हैडरसन ने अपनी पुस्तक में लिखा क्रिएटिंग अल्टरनेटिव फ्यूचर,
इसमें इन्होंने बताया कि हम ऊर्जा संकट, नगरीय संकट, पर्यावरण संकट, जनसंख्या संकट सभी का जो मूल कारण है वो हमारी संकुचित दृष्टिकोण का होना है। संकुचित दृष्टिकोण कैसे? कि हम सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हैं, फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं। जो प्रेजेंट में चीजें हम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या अफेक्ट होगा, फ्यूचर में कितना नुकसान पहुंचेगा, उस चीज को हम अभी नहीं देख पा रहे हैं और इसी वजह से ये दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? तो इसका उपाय यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका उपाय यह है कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, उसके अंदर बुद्धि है, क्षमता है, तो वो क्या कर सकता है, वो ऐसी चीजों का यूज करे जिनसे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। जैसे वो बायोगैस का यूज करे, वो ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करे। सौर ऊर्जा आसानी से उसको सूर्य से ऊर्जा मिलती है, उस चीज का इस्तेमाल करे और जो पर्यावरण के साथ उसका संबंध है वो एक मित्रवत संबंध बनाए, जिससे कि पर्यावरण का दोहन कम से कम किया जा सके। क्योंकि जब पर्यावरण और मानव के बीच सामंजस्य का संबंध रहेगा तभी मानव का कल्याण संभव है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और अगर अभी आप जो भी अपने लेवल पर पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हमें भी थोड़ा बहुत इसमें योगदान देना चाहिए जो हम अपने लेवल पर दे सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने और नंबर लेने से ही उसका अर्थ नहीं सिद्ध होता है, उसको आप अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।